हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हर संडे को आपकी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो वीकली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत रहेगा। 13 अप्रैल से यानी आज 20 अप्रैल तक की कहानी हम समझेंगे। हालांकि आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी होती हैं। डेली करंट अफेयर्स में आपको कुछ अलग क्वेश्चन दिखाई देते हैं और इस वीकली करंट अफेयर्स में आपको कुछ अलग क्वेश्चन दिखाई देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स में करवा दिए होते हैं, वो एक रिवीजन के तौर पे आपको पता चल जाएगा। तो आप चाहे किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका स्वागत रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताते चलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, यानी इससे जस्ट पहले आपकी जब ये क्लास रही होगी संडे को, उस टाइम मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। मैंने कहा था इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में केंद्रीय विदेश और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री रिक्त स्थान ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक नए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन किया है। Recently, Union Minister of State for External Affairs and Environment, Forest and Climate Change Dash has inaugurated a new regional passport office in Vijayawada, आंध्र प्रदेश। तो जहां पर देखा जाए नए क्षेत्रीय पासपोर्ट की बात हो रही है, नया क्षेत्रीय पासपोर्ट खुला है, कहने का मतलब एक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बन चुका है वहां आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। तो ये जो पासपोर्ट बनने की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी आसानी होगी। कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने इसका उद्घाटन किया? तो आप कह देंगे कीर्तिवर्धन सिंह है। सिंपल सी बात है, कीर्तिवर्धन सिंह विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भी ये राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। इनको दो मंत्रालय मिले हुए हैं, दोनों मंत्रालयों में क्या कर रहे हैं? ये राज्य मंत्री की भूमिका में है। तो आपको पता है विदेश मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? तो फिर किसका नाम लिखते हैं आप? एस जयशंकर का नाम लिखा करते हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। और जब हम बात करते हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसमें कौन है? तो आप कहेंगे इसमें है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र पटेल। तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। कोई भी केंद्रीय मंत्री हो उसके पास 2 या 3 केंद्रीय मंत्रालय हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास राज्य मंत्री के रूप में भी 2 या 3 मंत्रालय हो सकते हैं। आपने कई बार तो देखा होगा 4-4 मंत्रालय होते हैं कईयों के पास। जब हम बात करते हैं अनुप्रिया सिंह पटेल के बारे में, अनुप्रिया सिंह पटेल जो हैं वो किस भूमिका में हैं? तो आपने देखा होगा एक मंत्रालय का नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय। एक सेकेंड रुको, परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। इस मंत्रालय में क्या कर रही हैं ये? इस मंत्रालय में ये राज्य मंत्री की भूमिका निभा रही हैं। स्पेशली मेंशन कर देना है यहां पर राज्य मंत्री। लेकिन जब पूछा जाता है इस मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री कौन है, तो नाम किसका लिखेंगे आप? जगत प्रकाश नड्डा का नाम लिखेंगे, क्योंकि जेपी नड्डा जो है ना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इस मंत्रालय में क्या कर रहे हैं? ये राज्य मंत्री की भूमिका भी निभा रहे हैं। इसके अलावा एक मंत्रालय और है, उस मंत्रालय का नाम भी मैं यहां पर लिख देता हूं, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। ये जो मंत्रालय है इस मंत्रालय में भी क्या कर रही हैं? ये राज्य मंत्री की भूमिका निभा रही हैं। स्पेशली मेंशन कर देना है, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल कर देंगे। ये जो दो मंत्रालय दिखाई दे रहे हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, इन दोनों मंत्रालयों में केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा और राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया सिंह पटेल। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम बात करते हैं नित्यानंद रॉय की, तो इसमें कौन है? इसमें नाम लिखेंगे आप अमित शाह का। अमित शाह इसमें केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है ना। नित्यानंद रॉय कौन से मंत्रालय में है? गृह मंत्रालय में। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं नित्यानंद रॉय और
इस गृह मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह। पॉइंट क्लियर। संजय सेठ की बात करते हैं तो ये कौन है, तो ये रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। रक्षा मंत्रालय में ये राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है इस रक्षा मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री कौन है, तो नाम किसका लिख देंगे आप, राजनाथ सिंह का नाम यहां पर आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको बातें ध्यान में रखनी थी। यही है वो कीर्तिवर्धन सिंह जिन्होंने विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में एक नए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते चलेंगे, अपने अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते चलेंगे। हाल ही में डैश राज्य के मुख्यमंत्री ने शुभंकर वीरा का अनावरण किया है। तो जल्दी जल्दी से बताते चलेंगे क्या आएगा जवाब इसका। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ डैश स्टेट हैज अनवील्ड द मैस्कोट वीरा। तो क्या लगाओगे जवाब इसका। यहां पर अगर आपने लिखा होगा पंजाब तो आपने अच्छा जवाब दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है वो, तो आप नाम लिखेंगे भगवंत मान। भगवंत मान के द्वारा शुभंकर वीरा का अनावरण किया गया। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। पंजाब में आपको पता है आम आदमी पार्टी के पास 93 विधायक हैं, 93 एमएलए हैं। और ये विधायक पार्टी जो है यानी आम आदमी पार्टी ये बहुमत में है वहां पर। जब हम बात कर रहे हो हरियाणा में कौन है, नायब सिंह सैनी। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी। हिमाचल प्रदेश में आप कमेंट करके बता दीजिए कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं क्या। तो इस प्रकार से बातें आपको ध्यान में रखनी है। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है पंजाब की। तो पंजाब में आपको पता है ये है विधानसभा, आप देख पा रहे होंगे यहां पर मैं लिख देता हूं पंजाब विधानसभा, ठीक है ना। यहां बहुमत में किस सरकार बनी हुई है, तो आप कह देंगे आम आदमी पार्टी जो है वो बहुमत में है। थोड़ा सा यहां पर आप देख भी सकते हैं, ये रहे सीएम जो आपको दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर की भूमिका कौन निभा रहे हैं, तो नाम लिखेंगे आप गुलाब चंद कटारिया का। कौन से नंबर के ये हैं, तो आप कहेंगे 37वें नंबर के गवर्नर की भूमिका निभा रहे हैं पंजाब में गुलाब चंद कटारिया। जब सीएम की बात हो रही हो तो पंजाब के कौन से नंबर के सीएम है ये, तो आप कह देंगे 17वें नंबर के सीएम हैं, 17th नंबर के सीएम है ये। जब हम विधानसभा की बात कर रहे होते हैं, अभी मैंने आपको यहाँ एक फोटो दिखाई थी है ना, वो विधानसभा की फोटो है पंजाब की, ठीक है। तो इस विधानसभा में ऑनेबल स्पीकर की भूमिका निभा रहे हैं कुलतार सिंह संधवान, और डिप्टी स्पीकर की भूमिका निभा रहे हैं जय कृष्ण रोड़ी। और ऑनेबल डिप्टी स्पीकर तो मैंने बता ही दिया। अब बात करते हैं ऑनेबल लीडर ऑफ ओपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले कौन है, सरदार प्रताप सिंह बाजवा का नाम आप यहां पर लिख दीजिएगा। जब हम बात करते हो कौन सी पार्टी है मुख्य भूमिका में, तो आम आदमी पार्टी के पास 93 विधायक हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है उनके पास 16 विधायक हैं, और वो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कौन सी पार्टी के हो सकते हैं वो नेता प्रतिपक्ष कौन बनाया जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको बनाया जाता है, उसके किसी नेता को बनाया जाता है, बशर्ते उसके पास टोटल जितने भी एमएलए होते हैं उनका 10% उनके पास होना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल के पास 3 विधायक हैं, बीजेपी के पास 2 हैं, इंडिपेंडेंट 1 है, बहुजन समाज पार्टी 1 है। इस प्रकार से आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये कुछ क्या है वहां का आंकड़ा है पंजाब का, जिसके बारे में मैंने बात कही है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते चलेंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। क्या लिखा है, कदम्ब सेंटर फॉर डांस की संस्थापक और प्रसिद्ध रिक्त स्थान नृत्यांगना कुमुदिनी लखिया का हाल ही में निधन हो गया। कुमुदिनी लखिया जिनको किस नाम से जाना जाता है, कुमुदी बेन के नाम से जाना जाता है। द फाउंडर ऑफ कदम्ब सेंटर फॉर डांस एंड फेमस डैश डांसर हैज पास्ड अवे रिसेंटली। कदम्ब सेंटर फॉर डांस की जब बात करते हैं, इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी, तो लगभग बात है ये 1965 के आसपास की। कहां पर इन्होंने स्थापना की थी इसकी, तो आप कह देंगे ये बात है अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में इन्होंने शुरुआत की थी 1964-65 के आसपास की बात है। तो मैं ऐसे स्पेशल लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो वैसे अगर देखा जाए तो ये कथक की बहुत ही बेहतरीन नृत्यांगना रह चुकी हैं हमारे भारतवर्ष में। थोड़ा सा इनके बारे में जब देखेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं, कदम सेंटर फॉर डांस एंड म्यूजिक कहाँ पर है, ये अहमदाबाद में। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है कदम सेंटर फॉर डांस, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ मैंने फोटो उठाई है ताकि आपको पता लगेगा इनके बारे में, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। इनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको पता लगेगा 17 मई 1930 को इनका जन्म हुआ था और 12 अप्रैल 2025 जो अभी गई है इनकी मृत्यु हो गई। कथक की ये बेहतरीन गुरु भी रही थी, खुद भी एक कथक की नृत्यांगना थी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। जैसे हम बात करें, इनको पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री कब दिया गया, तो आप कह देंगे ये बात है 1987 के आसपास की। पद्मश्री हमारे भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पद्मश्री के बाद में इनको पद्म भूषण भी मिला। ये कब की बात है, 2010 की बात है। पद्म भूषण हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और फिर पद्म विभूषण की बात करते हैं तो आपको पता है पिछले साल 2024 में इनके नाम की घोषणा हुई थी, है ना, कि इनको ये पुरस्कार मिलेगा पद्म विभूषण, जो कि हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। तो पहले नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, तो आप क्या लिखा करते हैं, नाम लिखा करते हैं भारत रत्न का। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक अच्छी क्या थी, नृत्यांगना थी और साथ में एक कोरियोग्राफर भी थी, ठीक है ना, एक कोरियोग्राफर भी थी। हालांकि ये दोनों फोटो जो आपको दिखाई दे रही हैं, दोनों फोटो इन्हीं की हैं। ये उस समय की फोटो है जब ये जवानी अवस्था में थी और ये बुढ़ापे की अवस्था आप देख पा रहे होंगे। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई। और जैसे अगर देखा जाता है, कोरियोग्राफी कौन सी मूवी की थी इन्होंने, आपने नाम सुना होगा, एक मूवी आती है उमराव खान। इस मूवी में रेखा जो है उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी एक्ट्रेस के रूप में। उसमें ये कोरियोग्राफर थी। तो आप देख पा रहे होंगे, एक अच्छी नृत्यांगना होने के साथ साथ कोरियोग्राफी में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया और बहुत बेहतरीन प्रसिद्धि पाई थी। कुमुदिनी लखिया, जिनका हाल ही में निधन हुआ 12 अप्रैल 2025 को, हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, आपने बिरजू महाराज का नाम सुना होगा, उनके साथ भी इनके आपको शो देखने को मिलते थे प्राचीन समय में। तो ये कुछ फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो हम सबकी ओर से इनको श्रद्धांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति रिक्त स्थान को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। जल्दी जल्दी से बताते चलेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते चलेंगे। जल्दी जल्दी से बताएंगे। अगर आपने लिखा होगा इसमें नाम, न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई, यानी जिनको हम किस नाम से जानते हैं, BR गवई के नाम से जानते हैं। ये अब सीनियर व्यक्ति हैं इस सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब इनको नामित किया गया है। और ये जो है ना, इन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत कब की थी, तो आप कह देंगे 1985 के आसपास की बात है। फिर बाद में ये बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसमें इनको सम्मिलित किया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट। ये बात है कब की, ये बात है 2003 की। तो 2003 में नवंबर के आसपास की बात है जब इनको एडिशनल जज बनाया गया था, अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद में कहा जाता है कि 2005 में इनको फिर क्या कर दिया गया था, इनको स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया। फिर करते करते समय बीतता चला गया और 2019 में ये किससे जुड़े थे, तो आप कह देंगे इनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया न्यायाधीश के रूप में। और अब एक ऐसा समय आने वाला है जब ये मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में आ जाएंगे। कब आ जाएंगे, आपको पता है संजीव खन्ना अभी हाल ही में 51 में CGI की भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है ना।
और 16 अप्रैल को इन्होंने घोषणा की थी कि अब दूसरे जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं यानी बी आर गवई खुद हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे वरिष्ठतम बी आर गवई हैं। तो इनका जो कार्यकाल समाप्त होने वाला है 13 मई 2025 को समाप्त हो जाएगा संजीव खन्ना का टाइम पीरियड। उसके बाद में आ जाएंगे कौन, बी आर गवई। यहां पर आप फोटो देख पा रहे होंगे बी आर गवई की। ये कौन है, ये है संजीव खन्ना, ठीक है ना। तो ये 51वें नंबर के हैं सीजेआई। 13 मई को इनका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। उसके बाद में ये आ जाएंगे 52वें नंबर के। सुप्रीम कोर्ट से कब जुड़े थे, 2019 में जुड़े थे। कहां से बिलोंग करते हैं, तो अमरावती में इनका जन्म हुआ था, अमरावती क्षेत्र में जन्मे। क्लियर है जी, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आप कह देंगे 26 जनवरी 1950 को हुई थी। उसका उद्घाटन कब हुआ था, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो 28 जनवरी लिखना है उद्घाटन पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताओगे क्या लिखेंगे जवाब इसका। क्या लिखा है, हाल ही में किस देश को फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी सौंपी गई है, तो क्या लिखोगे जवाब इसका। अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलेंगे। आपको पता है फीफा क्या होता है। फीफा, जिस प्रकार हम आईसीसी की बात करते हैं, आईसीसी क्रिकेट से संबंधित विश्व स्तरीय चैंपियनशिप आयोजित करवाती है। फीफा की बात करते हैं, ये तो फुटबॉल से संबंधित एक संस्था बनी हुई है जो विश्व स्तर पे फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट आयोजित करवाती है। अब इन्होंने स्पेशली महिलाओं के लिए एक विश्व कप की शुरुआत कब की थी, तो ये बात है, इस विश्व कप की शुरुआत हुई थी 1991 में। और ये जो विश्व कप है ये प्रत्येक 4 साल में आयोजित करवाते जा रहे हैं, प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होते हैं ये, ठीक है। हालांकि इनकी एक बात बड़ी प्यारी लगी मुझे, इन्होंने कोई भी ऐसा साल नहीं छोड़ा है, यानी गैप बीच में कभी नहीं दिया है। प्रत्येक 4 साल बाद इन्होंने करवाए ही हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। 1991 4 जोड़ दिया जाए, 1995 में महिला विश्व कप हुआ, उसके बाद में 99 में भी हुआ, फिर 2003 में भी हुआ, 2003 के बाद में 2008 में भी हुआ, सॉरी 2007 में भी हुआ, उसके बाद में 2011 में भी हुआ, फिर 2015 में भी हुआ, उसके बाद 2019 में भी फीफा महिला विश्व कप हुआ। 2019 के बाद में 2023 में भी हुआ, 2027 में होने वाला है, और 2027 के बाद में 31, ठीक है, उसके बाद में 2035। इस प्रकार से निरंतरता बनी हुई है, आपको याद रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे आप देखा करते हैं, कोई वर्ल्ड कप हो चाहे अलग अलग किसी भी खेल का हो, याद रखने में बड़ी मुश्किलात होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी वजह बन जाती है उस साल नहीं हो पाता है। तो यहां पर जैसे देखा जाए 2023 का जो हुआ था, कहां पे हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था, ठीक है। इस न्यूजीलैंड के संस्करण में किसने जीत हासिल की थी, स्पेन ने जीत हासिल की थी। यहां पर आप देख पा रहे होंगे विमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल जीता था किसने, स्पेन ने। किसकी बदौलत, ये जो महिला हैं ओलेगा कैरमोना बड़ी फेमस हुई थी उस 2023 के फीफा वर्ल्ड कप में। 20 जुलाई 2023 से लेकर 20 अगस्त 2023 तक हुआ था ये। स्पेन ने बाजी मारी थी पहली बार, 1991 से होते आ रहे हैं ये। और 1991 से 2023 तक के आंकड़े देखें तो स्पेन ने पहली बार 2023 में जीत हासिल की थी, ठीक है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ये स्पेन की टीम थी, 2023 की बात हो रही है। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन क्या है, 2035 की मेजबानी किसको दी गई है, तो ये पहले ही शेड्यूल बना लेते हैं, लगभग 3-4 एडिशन कहां कहां पर होंगे। तो अब तो 2027 भी नहीं हुआ है, तो 2027 का कहां पर होने वाला है, ब्राजील में होने वाला है। और 2031 का कहां पर होगा, यूएसए में होगा। और फिर 2035 का कहां पर होगा, यूनाइटेड किंगडम में होगा। यूनाइटेड किंगडम में 4 आपको पता है क्षेत्र आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। क्लियर है, तो उनसे मिलकर बनता है यूके। यहां पर तरह तरह के अखबारों में ये सुर्खियों में बनी रही न्यूज, इन्होंने कहा
यूएस लाइकली टू होस्ट 2031 विमेंस वर्ल्ड कप, यूके सोल बिडर फॉर 2035 एडिशन। ठीक है, तो यूके होस्ट करेगा 2035 के एडिशन को, 2031 के एडिशन को यूएसए करेगा होस्ट। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, आप कहेंगे जी हाँ हो गया है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, तो जल्दी जल्दी से बताएंगे। हाल ही में रिक्त स्थान देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D मुद्रित ट्रेन स्टेशन बनाकर इतिहास रच दिया है। रिसेंटली डैश कंट्री हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिल्डिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन। तो जल्दी जल्दी से बताएंगे, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया है, कौन सा देश है वो, अपने अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते चलेंगे, है ना। तो अगर लिखा होगा आपने जापान का नाम तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन बना दिया है जापान वालों ने। ये आप फोटो देख पा रहे होंगे, यही है वो जापान का 3D प्रिंटेड स्टेशन। ठीक है, यहां इससे पहले एक लकड़ी का बना हुआ था, 1948 में बना था। 1948 में बने लकड़ी के स्टेशन की जगह लेगा ये, लकड़ी स्टेशन की जगह ये ले लेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कहां पर बना है, कौन सी कंपनी ने बनाया है इसे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आरिदा सिटी नाम की एक जगह है, आरिदा सिटी के वाकायामा प्रीफेक्चर में बना है ये। ठीक है ना। अब जैसे आरिदा सिटी वहां पर देखी जाए तो ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है, 40 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम एरिया में ये फैली हुई है सिटी। 36.83 वर्ग किलोमीटर आप स्पेसिफिक लिख सकते हैं। 110 व्यक्ति यहाँ पर क्या रहते हैं, जनसंख्या घनत्व है 110 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इस स्टेशन का नाम यहाँ पर क्या लिखा गया है, हात्सुशिमा स्टेशन लिखा गया है इसका नाम। निर्माता कंपनी कौन सी है, तो JR वेस्ट नाम की एक कंपनी है, जिसे वेस्ट जापान रेलवे कंपनी के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी ने बनाया है इसे। और साथ में साझेदार कौन से रहे हैं, सेरेंडिक्स एक 3D कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी फर्म है, उसने इनका सहयोग किया है। इसके माध्यम से ये क्या हुआ है, एक 3D स्टेशन बनाया गया है। जब हम बात करते हैं लोकेशन की, तो लोकेशन कहाँ है, मैं आपको हर क्लास में ऐसे ही लोकेशन दिखाया करता हूं ताकि आपको सर्च करने की आवश्यकता ना रहे, आप आसानी से इसे कवर कर जाएं। ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है, भारत, इधर नेपाल, भूटान, ये चाइना रहा, इधर ये रहा साउथ कोरिया, ये रहा जापान। ठीक है, तो यहां इस जापान की बात हो रही है जहां पर क्या हुआ है, पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन बनाया गया है। अब जैसे बात करें इस जापान के, अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे तो सी ऑफ जापान दिखाई दे रहा है, जिसे ईस्ट सी के नाम से भी जाना जाता है। यहां साउथ कोरिया के पास में कौन सा सी लगता है, येलो सी लगता है। इस चाइना के अगर ईस्ट में देखें तो ईस्ट चाइना सी है। चाइना के अगर आप इस साउथ डायरेक्शन में देखें तो साउथ चाइना सी है। इस साउथ चाइना सी में आपको पता है विवाद बना रहता है, क्योंकि ये अपनी क्या करता है, वहां पर कहता है कि ये हमारा एरिया है। तो यहाँ तरह तरह के आपको कन्फ्लिक्ट देखने को पड़ते हैं, देखने को मिलते हैं, जिसकी मैं अक्सर आपको स्पेसिफिक वीडियो बनाकर न्यूज़ बताया भी करता हूँ। अब थोड़ा सा जूम करके अगर देखें जापान को तो कैसा दिखता है, ये रहा जापान। जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ पर ये डॉट दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, यही है आपकी राजधानी जापान की। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है होकिडो, ये ओसाका रहा, ये फुकुओका। जब आप इस जगह पर आएंगे तो यहीं पर आपको दिखाई देगा ये ओरिदा सिटी, जो कि 36.83 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, वहीं पर बना है ये। इसके अगर आप देखेंगे जापान के वेस्ट डायरेक्शन में सी ऑफ जापान दिखाई दे रहा है, हालांकि नॉर्थ कोरिया के ईस्ट में है ये और जापान के वेस्ट में है ये, तो इसे ईस्ट सी के नाम से जाना जाता है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये चाइना रहा, ठीक है, इधर चाइना आ जाएगा इस साइड में। चाइना के अगर अगर आप देखेंगे साउथ में तो साउथ चाइना सी है, लेकिन इस साउथ कोरिया के बगल में जो आपको दिखाई देता है इसे हम येलो सी के नाम से जानते हैं।
चाइना के ईस्ट में दिखाई देता है, ये रहा ईस्ट चाइना से। तो आपको इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कई बार जब हम क्लास में कवर करेंगे तो आपको सारी बातें रट जाएंगी, बिल्कुल भी आपको खुद को रटने की आवश्यकता नहीं है। जब आप जापान के बारे में जानते हैं तो जापान का राष्ट्रीय ध्वज ऐसा दिखाई देता है, बिल्कुल व्हाइट में एक सर्कल बना हुआ है रेड कलर में, आपको याद रह जाएगा। राजधानी टोक्यो की लोकेशन मैंने आपको बता ही दी, कहां पर है लोकेशन, ये रही जापान, ये रहा टोक्यो, तो जो कि राजधानी है। उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। आधिकारिक मुद्रा क्या है, येन चलते हैं यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता किसने ग्रहण की थी, कब ग्रहण की थी इस जापान ने, 18 दिसंबर 1956 को ये यूएन का सदस्य बना था। यूएन जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कह देते हैं, इस यूएन का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, न्यूयॉर्क में बना हुआ है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस यूएन की जब स्थापना हुई थी 1945 में, तब इसमें कितने सदस्य देश थे, तब इसमें 51 सदस्य देश थे। हालांकि जैसे वर्तमान की बात करते हैं तो कितने सदस्य देश हैं, 193 सदस्य देश हैं, 193 सदस्य देश हैं इसके। लेकिन ये जो 193वां देश है वो कब शामिल हुआ था इसमें, 2011 में शामिल हुआ था। नाम था उसका क्या, नाम था उसका दक्षिणी सूडान। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल हो गया है। जब हम थोड़ा सा राजनीतिक स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, ये कौन है, ये इनके फूमियो किशिदा नाम आपने सुना होगा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं जापान के, फूमियो किशिदा। और जब हम बात कर रहे होते हैं इनके बारे में, इनका क्या नाम है, शिगेरू इशिबा इनका नाम है, शिगेरू इशिबा। ये क्या कर रहे हैं, ये हैं पीएम वहां के वर्तमान में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वर्तमान प्राइम मिनिस्टर की भूमिका कौन निभा रहे हैं, तो नाम आप इनका लिख दीजिएगा शिगेरू इशिबा का। हालांकि वैसे देखा जाए तो चीनी जो कट्टरपंथ है उसका ये विरोध करते हैं, और जो ताइवान है, ताइवान लोकतंत्र के ये समर्थक हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ताइवानी लोकतंत्र के समर्थक हैं। और इसके अलावा और ये क्या स्पेसिफिकेशन रखते हैं, यानी कि अगर बात करें रक्षा नीति विशेषज्ञ हैं ये जापान के, रक्षा नीति विशेषज्ञ। क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट, तो आप कहेंगे जी हाँ हो गया है। कौन सी पार्टी के प्रमुख हैं ये, तो वहां पर एक पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके ये प्रमुख की भूमिका निभा रहे हैं फूमियो किशिदा इनसे पहले। हालांकि कई बार फूमियो भी आपको दिखाई देता है लिखा हुआ, तो भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालांकि यहां पर कल मेंशन नहीं करना है, ठीक है ना, ये मैंने पहले आपसे पूछा होगा इस वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर हरियाणा के शहर में, कौन से शहर में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया, तो जल्दी जल्दी से बताएंगे। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा के कौन से शहर में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया। तो सबसे पहले जैसे बात कर लेते हैं, अगर लिखा होगा आपने हिसार का नाम तो आपने अच्छा जवाब दिया है। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। महाराजा अग्रसेन अग्र गणराज्य में एक राजा हुए थे, और आपको देखने को मिलेगा हिसार, अग्रवा, इस साइड में जो नाम दिए जाते हैं किसी विशेष संस्थान के, तो महाराजा अग्रसेन का नाम आपको ज्यादातर दिखाई देगा वहां पर, क्योंकि इस क्षेत्र में इनका शासन चला करता था कभी समय में। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से पीआईबी ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 410 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। इसके साथ साथ में वो यमुनानगर भी गए थे, वहां पर भी इन्होंने उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नई विमान सेवा शुरू होने से क्षेत्रीय व्यापार और पर्यटन बढ़ेगा और निवेश के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 800 मेगावाट पावर यूनिट की दीनबंधु छोटूराम ताप विद्युत संयंत्र, मुकरबपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र और भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 14 किलोमीटर के रेवाड़ी बाईपास सहित अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
और उद्घाटन किया। यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखें उस कार्यक्रम की झलकियां आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आपको हरियाणा के सीएम दिखाई दे रहे हैं नायब सिंह सैनी, ये एविएशन डिपार्टमेंट में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं और ये इनको स्टैचू देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ जब बात करते हैं तो हिसार से अयोध्या की पहली फ्लाइट भी गई थी, उसमें आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड में रहा था वो। जब हम बात करते हैं जहाज की बात हो रही है, एविएशन डिपार्टमेंट की बात हो रही है, तो उस डिपार्टमेंट में केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं किंजरापू राम मोहन नायडू, और उस मंत्रालय में मुरलीधर मोहोल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था उसमें एविएशन डिपार्टमेंट के कौन आए हुए थे, तो राज्य मंत्री आए हुए थे, ये आए हुए थे। नाम इनका क्या है, मुरलीधर मोहोल इनका नाम है। ये उस हिसार की कुछ फोटोज आपको दिखाई दे रही हैं। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल हमें पता लग गया है, हमें याद हो गया है। हिसार के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसे इसके द्वारा बसाया गया था। हालांकि इसका जिक्र बहुत प्राचीन आपको पुस्तकों में मिलेगा, लेकिन फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। ये फिरोज शाह तुगलक का महल बना हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के नाम पर यहाँ पर एक गुजरी महल भी बनवाया था। आपको ये पॉइंट भी पता होगा, है ना। यहाँ पर एक हांसी में जब जाएंगे तो एक किला दिखाई देगा, अशीगढ़ का किला उसे कहते हैं, अशीगढ़ का किला, ठीक है। वो किसने बनवाया था, तो वो किसने बनवाया था, आप कहेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय का नाम आपने सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान जिनकी हम बात करते हैं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी गौरी के साथ में, वही पृथ्वीराज चौहान, उनका किला बना हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये हिसार किस रूप में जाना जाता है, तो इसे इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 गेट बनाए गए थे। अगर प्राचीन समय की बात करें तो कौन कौन से गेट थे वो यहाँ पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। एक का नाम आता है नागौरी गेट, नागौरी गेट। एक का नाम लिखेंगे आप मोरी गेट, ठीक है। और 2 गेट और हैं। एक का नाम यहां पर लिखेंगे तलाकी गेट, इसके अलावा एक नाम लिखेंगे आप दिल्ली गेट। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 गेट आपको दिखाई देते हैं जो कि प्राचीन समय में बने हुए थे। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा हिसार के बारे में। आप कहेंगे जी हाँ इतनी बातें हमें क्लियर हैं। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है, इसी हिसार में बना हुआ है। इसी हिसार में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में क्या किया गया था, एक फ्लाइट शुरू की गई है और वहां उद्घाटन किया गया है एयरपोर्ट का। अब साथ में ही एक थोड़ी मैं आपको इंटरनेशनल लेवल की न्यूज दे देता हूं। न्यूयॉर्क सिटी के बारे में आपको पता होगा, ये यूएसए में है। यूएसए की बात करें तो यूएसए के इस न्यूयॉर्क सिटी में एक नया कदम उठाया गया इसी 14 अप्रैल को, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही थी। न्यूयॉर्क सिटी ने डिक्लेयर कर दिया है 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अंबेडकर डे के रूप में, यानी भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम रहा, यानी हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विश्व पटल पर भी क्या है, एक पहचान देने का प्रयास किया गया। द ऑफिशियल फ्रॉम द न्यूयॉर्क मेयर ऑफिस सेड अंबेडकर्स आइडियल्स गो बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड टाइम, finding strong connection in the halls of United Nations and New York, a city built by immigrants। ठीक है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों की वजह से आज वो विश्व पटल पर भी जाने जाते हैं, ठीक है। इसकी सूचना किसने दी थी, तो रामदास अठावले जो हैं उन्होंने लिखा कि ये हमारे लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। डॉक्टर BR अंबेडकर जयंती ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। रामदास अठावले इन्होंने जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं उनका धन्यवाद किया, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वहाँ के मेयर दिखाई दे रहे हैं। जब बात करते हैं ये रामदास अठावले कौन है, तो आपको दिखाई देगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में ये राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। और कहाँ से, ये राज्यसभा के MP हैं, राज्यसभा सांसद हैं महाराष्ट्र से। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले, उसके ये प्रेसिडेंट की भूमिका में भी हैं।
आपने इनके अंदाज को सुना होगा, बहुत अच्छा तरीका, शायराना अंदाज में बात करते हैं ये। ठीक है, ये उस कार्यक्रम की कुछ फोटोज हैं, न्यूयॉर्क की फोटोज हैं, जहां पर 14 अप्रैल को क्या किया गया, डॉक्टर BR अंबेडकर डे मनाने की इन्होंने शुरुआत की है। तो ये बहुत अच्छा कदम है विश्व पटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी जल्दी से चलेंगे, अपने अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देंगे। हाल ही में इंडस इंड बैंक ने डैश को उप मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी डिप्टी CFO नियुक्त किया है। जल्दी जल्दी से बताएंगे। रिसेंटली इंडस इंड बैंक हैज अपॉइंटेड एज डिप्टी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर डैश। तो जल्दी जल्दी से बताएंगे। हालांकि थोड़ा सा फील नहीं आ रहा होगा कि ये कौन सा बैंक है इंडस इंड, थोड़ा सा यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने का प्रयास करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा आपको इंडस इंड, ये तो आपने देखा होगा। तो जिस प्रकार हर बैंक होते हैं उसी प्रकार ये भी एक बैंक है। इस बैंक में डिप्टी CFO नियुक्त हुए हैं, कौन है नाम उनका, आप लिखेंगे संतोष कुमार उनका नाम है, तो आपको अच्छा पॉइंट याद हो जाएगा। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल याद हो गया है। जब हम ज्ञानेश कुमार की बात कर रहे होते हैं तो हमारे ये क्या हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, इसी साल ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने। मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस में आपको बताया भी था जिस दिन ये बनाए गए थे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भूमिका निभा रहे हैं ये, CEC की भूमिका निभा रहे हैं, सॉरी CEC। कौन से नंबर के हैं ये, 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। 25वें नंबर के कौन थे, तो आपको पता है राजीव कुमार थे। राजीव कुमार की विदाई हो गई है, इनका प्रमोशन हो गया है। इससे पहले ये इलेक्शन कमिश्नर की भूमिका निभा रहे थे, 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। और अब फिर आपको पता है इनका तो प्रमोशन हो गया है। जब हम मुख्य निर्वाचन आयोग में बात करते हैं, हमारे निर्वाचन आयोग में, भारतीय निर्वाचन आयोग में, उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये तो प्रमोशन होके मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए, इनकी सीट खाली हो गई ना। तो इलेक्शन कमीशन कौन आया है, तो वहां से आए हैं, उनका नाम क्या है, डॉक्टर विवेक जोशी हैं, जो कि हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं, 1989 बैच के। और अब वो इसमें यानी चुनाव आयोग में इलेक्शन कमिश्नर की भूमिका निभा रहे हैं। और एक पहले से थे ही इनके साथी, उनका प्रमोशन तो नहीं हुआ है। तो नाम उनका क्या है, तो आप कह देंगे उनका नाम है डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, आपको बता नहीं रहा हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो शायद थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि सर ने तो ऐसे गोलमोल कर दिया है। बिल्कुल भी नहीं किया है, आपको मैंने रिवाइज करवाया है। ठीक है, जो निरंतर क्लासेस देखते रहे हैं उनको तो हाँ बिल्कुल क्लिक हो गया होगा माइंड में कि हाँ बिल्कुल याद हो गया है हमें। जब हम बात कर रहे हों विनीत जोशी के बारे में, तो ये क्या हैं, ये सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। कहां पर, उच्च शिक्षा विभाग का नाम आपने सुना होगा। उच्च शिक्षा विभाग में ये सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। जब हम शिक्षा मंत्रालय की बात करते हैं तो शिक्षा मंत्रालय में 2 विभाग आपको दिखाई देते हैं। एक विभाग जिसे हम उच्च शिक्षा विभाग कहते हैं, दूसरा विभाग जिसे हम स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग कहते हैं। तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में सचिव की भूमिका कौन निभा रहे हैं, तो इसका नाम लिखेंगे, संजय कुमार का नाम आप लिख देंगे। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल इतनी बातें हमें क्लियर हो गई हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो शिक्षा मंत्रालय में कौन है आप कमेंट करके बता देंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम आप लिख देंगे। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान के पिता देवेंद्र प्रधान, उनकी अभी कुछ समय पहले डेथ हुई थी। वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे, है ना, आपको बातें ध्यान में होंगी। तो इंडस बैंक की बात हो रही है, इंडस इंड बैंक की बात हो रही है, तो इसमें संतोष कुमार क्या बनाए गए हैं, डिप्टी CFO बनाए गए हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते चलेंगे। जल्दी जल्दी से बताएं। हाँ जी, क्या लिखोगे जवाब इसका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक किया जाएगा। इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, उस अलग वीडियो में आपको मैंने बताया है कि इससे पहले कितने संस्करण हो चुके हैं। इससे पहले 6 संस्करण हो चुके हैं और ये 7वां एडिशन रहेगा अब की बार का, जिसका आयोजन
4 मई से 15 मई तक बिहार में किया जाना है। और इसके लिए लोगो का अनावरण भी हो गया। ये आपको लोगो दिखाई दे रहा है। अब की बार का लोगो क्या है, ये है। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, महात्मा बुद्ध बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं एक पीपल के पेड़ के नीचे। तो और अगर देखा जाए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो यहीं बिहार में ही तो हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, पीपल के पेड़ के नीचे ही हुई थी। कौन सी नदी के किनारे, तो आपको पता है निरंजना नदी का नाम आता है। निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और ये बोधि वृक्ष आपको पता है कहां पर है, बोध गया में है। और ये बोध गया तो आपको पता है बिहार में है। तो आप जो लोगो देख पा रहे हैं इस खेलो इंडिया यूथ गेम का, जो अभी होने वाले हैं 4 मई से 15 मई तक, खेल के रंग बिहार के संग, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर अगर देखेंगे और भी आपको यहां एक बिहार के कल्चर को देखने का मौका मिल रहा है इस लोगो में। केवल ये लोगो नहीं है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है ये लोगो, ठीक है ना। यहां पर ये लोगो के बारे में मैंने थोड़ी सी बात आपको बताई है। ये क्या है, ये रहेगा अब की बार गज सिम्हा, एक शुभंकर है। इसमें नाम देख पा रहे होंगे गज प्लस में सिम्हा, गज यानी हाथी और सिम्हा यानी सिंह। हाथी और सिंह का क्या आपको समन्वय दिखाई दे रहा है, इसमें पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब डिटेल वीडियो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। ये जर्सी का फ्रंट साइड से रहेगा, जर्सी बैक साइड से ऐसी रहेगी, ठीक है। हालांकि मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख सकते हैं बिहार को मिली बड़ी जिम्मेदारी, खेल के रंग बिहार के संग। ये 7वां संस्करण होने वाला है। इससे पहले 6 संस्करण हो चुके हैं। सबसे पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में हुआ था और उसमें टॉप पर कौन रहा था, हरियाणा रहा था टॉप पर। दूसरे संस्करण में महाराष्ट्र था, तीसरे संस्करण में महाराष्ट्र था, चौथे नंबर पे फिर हरियाणा को मौका मिला टॉप पर आने का। 5वें संस्करण में फिर महाराष्ट्र टॉप पर रहा, छठे संस्करण में फिर महाराष्ट्र टॉप में रहा। 7वें संस्करण में कौन टॉप करता है वो बात देखने वाली होगी। हालांकि अब तक अगर देखा जाए 2 ही राज्य ऐसे हैं जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना नाम चमकाया है, एक तो है महाराष्ट्र, दूसरा है हरियाणा। तो महाराष्ट्र ने 4 बार खिताब जीता है, 4 बार वो टॉप पर आए हैं। वहीं जब बात करें हम हरियाणा की, हरियाणा 2 बार इसमें टॉप पर आया है इन खेलों में। ये 7वां संस्करण होगा, तो देखते हैं कौन जीतता है। डिटेल वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए, वहां पर आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं विलुप्त डायर भेड़ियों की। 13,000 साल पुरानी एक प्रजाति थी, उसे दोबारा से आपको देखने का मौका मिलेगा। एक आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नाम से एक वेब सीरीज देखी होगी, उस वेब सीरीज में भेड़िए दिखाए गए हैं। वो भेड़िए फैंटेसी की दुनिया के थे, अब आपको रियल में देखने को मिलेंगे। इसकी जानकारी किसने दी थी, एक अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दी थी। डिटेल वीडियो बता रखी है मैंने, 13 मिनट की वीडियो है, देख सकते हैं। एक अमेरिकी एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि भारत को यूएनएससी में सदस्यता मिलनी चाहिए। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपको पता है 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। इंग्लिश में कहें तो 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। भारत लंबे समय से प्रयास भी कर रहा है। इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कौन कौन से और देश जो हैं वो भी शामिल होना चाहते हैं इस यूएनएससी में स्थायी सदस्य के तौर पर। तो भारत के साथ मिलकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसे ग्रुप 4 का नाम दिया जाता है। 12 मिनट की वीडियो है, आसानी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और इसी के साथ में आपको पता है पिछले कुछ समय में एक जॉर्जिया की बात करते हैं तो वहां पर एक हिंदू फोबिया को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक कानून लाया जाएगा। इसके लिए बिल पेश किया है। अगर ये कानून बन जाता है तो वहां की जो एजेंसीज हैं वो क्या करेंगी, वो इस हिंदूफोबिया के आधार पे जांच कर पाएंगी। जो भी हिंदुओं के साथ वहां भेदभाव होता है उनके खिलाफ वो एक्शन ले पाएंगी। पूरी डिटेल मैंने बता रखी है, क्या है ये हिंदूफोबिया, किस प्रकार से इन्होंने वहां बताया है, पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। अब इससे पहले आपको पता है बैसाखी की बात करते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैंने पूरी कहानी बताई हुई है, क्या थी वो कहानी। और चाइना और यूएसए के बीच में एक टैरिफ जंग छिड़ी हुई है, वो उन पर टैरिफ लगा रहे हैं, ये उन पर लगा रहे हैं, तो पूरी कहानी आपको वहां पर समझ में आ जाएगी।
दुनिया भर में ट्रंप का खिलाफ क्यों हो रहा था, उनका विरोध क्यों हो रहे थे विश्व स्तर पे, ये भी बात आपको पता लग जाएगी। हैदराबाद में आपको पता है 400 एकड़ में जंगल काटा जा रहा था, इसके बारे में पूरी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, 30 मिनट की वीडियो है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से आपको मैंने समझाया है उस वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने अपने दोस्तों को शेयर भी करोगे। देखो ये क्वेश्चन आ भी गया है, रिक्त स्थान ने हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी भेदभाव को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला विधेयक SB 375 पेश किया है। इसके साथ ही डैश अमेरिका का पहला राज्य बन गया है जिसने हिंदूफोबिया को कानूनी मान्यता देने के लिए विधेयक पेश किया है। इंग्लिश में बोल देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। डैश हैज इंट्रोड्यूस ए बिल टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज हिंदूफोबिया एंड एंटी हिंदू डिस्क्रिमिनेशन। विद दिस डैश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द US टू इंट्रोड्यूस ए बिल टू लीगलाइज हिंदूफोबिया। तो यहां पर मैंने अभी हालांकि थोड़ा सा मैंने बताया था कि मैंने वीडियो बनाई है, फिर भी अगर आपने ध्यान से वो सुना होगा तो क्या था, तो अगर आपको लिख देना है जॉर्जिया तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही बात है, हमने लिख दिया है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया में ऐसा बिल ये पेश हुआ है, अगर हिंदू होने के आधार पे किसी के साथ भेदभाव होता है, दुर्व्यवहार होता है, तो उसके तहत अगर कोई वो व्यक्ति ऐसा कहे कि मेरे साथ व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वहां की जो कानून व्यवस्था है, वहां की जो एजेंसीज है वो क्या कर जांच कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं, जब आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे USA तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ये USA का मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्यूबा है, ये प्यूर्टोरिको दिखाई दे रहा है ना। USA का मैप कुछ ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है ना आपको, ये USA का है। कुछ एरिया ये रहा अलास्का है, कुछ एरिया इधर आपको दिखाई दे रहा है ना, रेड डॉट में जो दिखाई दे रहे हैं ये सारा USA का एरिया है। लेकिन जब हम समझते हैं इस रीजन को, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने जूम कर लिया है उसको। USA को अगर देखेंगे आप इस साइड में, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, यही तो है जॉर्जिया, जहां पर हिंदूफोबिया को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक बिल पेश किया गया है। पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जब बात करते हैं इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यहां जब राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी कौन सी है, ये है वाशिंगटन DC, जो कि यहां पर क्या बनी हुई है, राजधानी बनी हुई है। वाशिंगटन DC को किसके नाम पर रखा गया है, इसका नाम जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि USA के पहले प्रेसिडेंट हुए थे, उन्हीं के नाम पर वाशिंगटन DC नाम पड़ा। लेकिन आपको यहां पर यह भी दिखाई दे रहा होगा न्यूयॉर्क नाम दिखाई दे रहा है। अभी मैंने क्या कहा था, 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 137वीं जयंती मनाई जा रही थी। उस जयंती के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी इस यूनेस्को के बारे में, और इसी न्यूयॉर्क के बारे में। यूनेस्को के बारे में जब आपसे पूछा जाए यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, यूनेस्को का मुख्यालय तो आपको पता है फ्रांस में बना हुआ है। ठीक है, फ्रांस में, सॉरी बात किसकी हो रही है, बात हो रही है इस न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय बना हुआ है, तो आप कहेंगे UN का मुख्यालय बना हुआ है। UN जिसे हम यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं। पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आप कहेंगे जी हाँ हो जाएगा हमें क्लियर। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उससे पहले थोड़ी सी और जानकारी आप हासिल कर लीजिए। क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है USA। राष्ट्रीय ध्वज कैसा दिखता है, USA का ऐसा दिखता है। वाशिंगटन DC की लोकेशन मैंने अभी आपको बताई है, जो कि वहां की राजधानी है। आधिकारिक मुद्रा क्या चलती है, अमेरिकी डॉलर चलते हैं। ये UN का सदस्य है, 24 अक्टूबर 1945 को UN का सदस्य बना था। UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ये क्या है, ये एक स्थायी सदस्य है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भारत को UNSC में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होना चाहिए। इसके कुछ कारण बताए थे अमेरिकी एक्सपर्ट ने, जिस पर मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। UN की बात करें तो UN में कब शामिल हुआ था ये तो मैंने बता दिया। UN का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, इसी न्यूयॉर्क में बना हुआ है, जो मैंने अभी हाल ही में लिखा था। वो थोड़ा क्या जल्दी जल्दी में बोलते हैं तो यूनेस्को जबान से निकल गया था। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, पेरिस में है। पेरिस कहां, फ्रांस में। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल हो गया है। हाल ही में चागास रोग की रोकथाम, नियंत्रण और देखभाल के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए
विश्व चागास रोग दिवस 2025 मनाया गया है। इस रोग का नाम रिक्त स्थान चिकित्सक कार्लोस चागास के नाम पर रखा गया है। जल्दी जल्दी से बता देंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देंगे। क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। चलिए जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्ल्ड चागास डे आपको मनाया जाता है, पता है, विश्व स्तर पे। तो ये जो एक चिकित्सक रहे हैं कार्लोस चागास, उनके नाम पर रखा गया है, जो कि मूल रूप से कहां से बिलोंग करते थे, आप कहेंगे ब्राजील से बिलोंग करते थे। उन्हीं के नाम पर ये इस रोग का नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जब आप WHO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। उनकी जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा प्रिवेंट कंट्रोल केयर एवरीवन्स रोल इन चागास डिजीज। ये अब की बार की क्या रही थी, अब की बार की थीम रही थी, 2025 की थीम क्या रही, चागास डिजीज डे की। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 डेथ्स होती हैं एवरी ईयर इस रोग की वजह से, और 100 मिलियन जो पीपल हैं वो क्या हैं, ग्लोबली रिस्क में हैं इस बीमारी की वजह से। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 7 मिलियन लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं ग्लोबली इस रोग की वजह से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए चागास डिजीज के बारे में। यहाँ कुछ बातें और भी आपको दिखाई देंगी। यहाँ थीम इन्होंने लिखी दी है, इसकी थीम क्या रखी गई है। जब अब इन्होंने और भी बातें बताई है, हालांकि ये बातें किसने कही है कि 7 मिलियन इन्फेक्शंस होते हैं ग्लोबली, 10,000 मृत्यु हो जाती हैं इस रोग की वजह से हर साल। तो ये बात बताई है किसने, डॉक्टर टेड्रोस एधानोम जो है उन्होंने। ये डायरेक्टर जनरल की भूमिका में है WHO में। तो वैसे अगर WHO की बात करें तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्तर पे एक ऐसी संस्था बनी हुई है जो कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है। इसका मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, जिनेवा में बना हुआ है। जिनेवा कहां पर है, तो आप कहेंगे ये तो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही बात है, इतनी बातें हमें क्लियर हैं। और आपको पता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, क्योंकि उस दिन 1948 में इस WHO की स्थापना हुई थी। कमेंट करके बताएंगे WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताएं जल्दी जल्दी से। मैंने क्या कहा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा रोग, चागास डिजीज दिखाई दे रहा है, चागास। ये जो नाम लिखा हुआ है ना चागास, ये चागास नाम एक चिकित्सक हुए थे उनके नाम पर रखा गया है, कार्लोस चागास। ठीक है, कार्लोस चागास कहां से बिलोंग किया करते थे, ब्राजील से बिलोंग किया करते थे। तो ब्राजील के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं, साथ में थोड़ा सा रिवाइज होता चला जाएगा। मैप वगैरह आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको मैप भी साथ में करवा देता हूं, ताकि थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिल रहा है ग्लोबली भी। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं गूगल पर तो एक ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिकी यानी सदर्न अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उसमें सबसे बड़ा देश है ये ब्राजील, जहां से बिलोंग किया करते थे कार्लोस चागास, जिनके नाम पर चागास रोग नाम रखा गया। इन्होंने ही उसकी क्या की थी, खोज की थी उस रोग की, इस वजह से इनका नाम रखा गया था। अब जैसे देखा जाए इनके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, सूरीनाम दिखाई दे रहा है, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील, बोलीविया, प्रागवे, चिली, उरुग्वे, अर्जेंटीना। और भी देश हैं छोटे छोटे जो आपको यहाँ दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जब बात करते हैं ये कौन सी रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो कमेंट करके आप जल्दी जल्दी से बता देंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट आपको क्लियर हो जाए तो आप कह देंगे जी हाँ बिल्कुल। तो ब्राजील को थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। ब्राजील की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत से अलग अलग स्टेट दिखाई देते हैं, स्टेट ऑफ अमापा, स्टेट ऑफ रोराइमा, स्टेट ऑफ अमेजन, स्टेट ऑफ, है ना, रोनोडिनिया, ये मैटो ग्रोसो, ये सारे स्टेट बन के क्या है, एक ब्राजील का निर्माण करते हैं। जब ब्राजील की बात करेंगे तो ब्राजील की राजधानी क्या दिखाई देगी, यहां पर ये जो आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, ये बॉक्स छोटा सा, यही बॉक्स क्या है, यही है ब्राजील की राजधानी, जिसे हम ब्राजीलिया के नाम से जानते हैं। कई बार ब्रासीलिया भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये बोलीविया की राजधानी लापेज दिखाई दे रही है। प्रागवे की अगर देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा चिली, सेंटियागो, पेरू की लीमा है ना। उरुग्वे की क्या है, ब्यूनस आयरस, सॉरी ये किसकी है, अर्जेंटीना की है,
ब्यूनस आयरस, जहां पे अभी खेल हुए थे कुछ समय पहले, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करें, अगर हम बात करें इस ब्राजील की, तो ब्राजील का राष्ट्रीय ध्वज कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, याद रख लेंगे, बिल्कुल आसान है। ब्राजीलिया की लोकेशन मैंने आपको बताई थी, जब आप इस मैप को देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स सा बना हुआ होता है, वही है लोकेशन। और मुद्रा क्या चलती है तो स्पेशली मेंशन कर देना है आपको, ब्राजीलियन रियाल चलते हैं यहाँ पर, ब्राजीलियन रियाल नहीं रियल बोलेंगे, अब ब्राजीलियन रियल चलते हैं। ये भी क्या है, यूएन का सदस्य है। 24 अक्टूबर 1945 को ये यूएन का सदस्य बना था। मैंने कहा था ना कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए यूएनएससी में। उस यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को लेकर लोगों ने यानी देशों ने ग्रुप बनाया, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें एक देश ये भी शामिल है, ठीक है। तो ब्राजील जो है वो भी शामिल है इसमें, पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। G4 का एक सदस्य है, स्थायी सदस्यता की दौड़ में है ये यूएन की बात करते हैं तो यूएन का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, तो आपको पता है न्यूयॉर्क में बना हुआ है। 2011 में सबसे लास्टवां सदस्य देश जुड़ा था, 193वां सदस्य देश, क्योंकि आपको पता है वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। दक्षिणी सूडान इसमें सबसे लास्ट में शामिल हुआ था, जिस पर अभी भी विवाद बना हुआ है, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, मैंने कहानी आपको सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताओगे क्या लिखेंगे जवाब इसका। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद संयुक्त अरब अमीरात के रिक्त स्थान में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने जा रहा है। यह ऐसा कदम है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की उच्च शिक्षा पहुंच को मजबूत करेगा। उच्च शिक्षा विभाग बना हुआ है, आपको पता है उसके कौन है सचिव, तो नाम मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, विनीत जोशी उच्च शिक्षा विभाग में क्या कर रहे हैं, सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, यहां तो पॉइंट अलग है, वो तो मैंने रिवाइज करवाया है। IIM अहमदाबाद का अब क्या होगा, एक नया कैंपस खुलेगा, भारत विदेशी धरती पर पहला कैंपस होगा इस इंस्टीट्यूट का। कहां पर? दुबई में होने वाला है ये। आप कहेंगे जी हाँ, हम बातें याद रख लेंगे। जब बात करते हैं हम हमादान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम की, ये भारत में आए हुए थे, आपको पता है। जब भारत में आए तो गार्ड ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया था। ये दुबई के क्राउन प्रिंस भी हैं, ठीक है, और वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की भूमिका भी निभा रहे हैं। जब बात करते हैं दुबई और इंडिया की, हालांकि वैसे तो यूएई बोलेंगे, यूएई का एक अमीरात है ये। यूएई की बात करते हैं तो 7 अमीरातों का एक समूह होता है ये, 7 अमीरातों के समूह से बनता है यूएई, यानी एक देश। तो दुबई और इंडिया बिजनेस फोरम की बात हो रही थी, तो इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं अल मखदूम, जो कि भारत की यात्रा पर आए हुए थे। IIMA और दुबई इकोनॉमिकली एंड टूरिज्म, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। इसके तहत क्या होगा, IIM अहमदाबाद का पहला कैंपस इस दुबई में खुलने वाला है, ठीक है। और इस दुबई में क्या होने वाला है, अभी सितंबर 2025 तक यहां पर एक कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो MBA का कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो 1 साल के लिए रहेगा। लेकिन स्थायी रूप से अगर देखा जाए यहाँ पर कैंपस की शुरुआत कब होगी, स्थायी रूप से 2029 तक यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। तो थोड़ा सा यहाँ मैं और बातें बता देता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 7 अमीरातों से मिलकर बना है ये UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। 7 अमीरात हैं, कौन कौन से हैं वो 7 अमीरात। जब यूएई का गठन हुआ था उस समय इसमें 6 अमीरात शामिल थे, 7वां जो अमीरात है इसमें बाद में शामिल हुआ था। वो 7वां अमीरात कौन सा है जो बाद में शामिल हुआ, रास अल खेमा का नाम लिखेंगे आप। तो अबू धाबी, अबू धाबी क्या है, इस यूएई की राजधानी है। दुबई बहुत ही विकसित शहर है, विकसित अमीरात है ऐसा बोलेंगे। शारजहां, अजमान, अल कुवैन, फुजेरह, रास अल खेमा, इस प्रकार 7 आपको नाम दिखाई दे रहे हैं। इनको अगर एक साथ देखेंगे तो आपको यूएई दिखाई देगा, आपको ये पॉइंट पता लग गया होगा। जब मैं आपको बात बताता हूं कि IIMA अहमदाबाद का क्या होने जा रहा है, पहला विदेशी कैंपस खुलने जा रहा है भारत की धरती से कहीं बाहर, और वो भी कहां पर, दुबई में। दुबई में ऐसा खास क्या देखने को मिलता है, आपको बहुत कुछ खास देखने को मिलेगा। ये क्या है, आपने नाम सुना होगा बुर्ज खलीफा, कहां पर है ये, तो बुर्ज खलीफा यही तो है, दुबई में ही तो है। और क्या है, ये जो आपने नाम सुना होगा बुर्ज अल अरब, बुर्ज अल अरब कहां पर है, ये भी तो कहां पर है, ये भी तो
दुबई में ही है। तो दुबई में आप देख पा रहे होंगे कितने विकसित एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? तो ये एक दुबई का बड़ा ही प्रसिद्ध गार्डन आपको दिखाई दे रहा है। क्या नाम है इसका? दुबई मिरेकल गार्डन के रूप में, एक सेकंड सही से लिख देता हूं ना, दुबई मिरेकल गार्डन के रूप में जाना जाता है इसे। लेकिन वो आपको दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? इसे दुबई फाउंटेन के नाम से जाना जाता है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, दुबई फाउंटेन। तो इस प्रकार के बड़े प्रसिद्ध आपको घूमने वाली जगहें मिलेंगी, और इन्हीं की शान में से एक शान बनने जा रहा है हमारा इस IIMA का दुबई कैंपस। ठीक है, और इंडिया और दुबई के सहयोग से बनेगा। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बनाने पर काम भी शुरू कर दिया है। ये कुछ ओवरव्यू भी आप देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, वहां पर आपको कुछ बातें देखने को मिलेंगी। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा लोकेशन जब हम समझ लेते हैं तो आपको आसानी हो जाती है चीजों को याद रखने में। तो चलिए लोकेशन जान लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। इस भारत के आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है? पश्चिम दिशा में जाना है। तो यहां पर आपको ओमान दिखाई देगा। उस ओमान का ही पड़ोसी देश है कौन सा? ये रहा लोकेशन। ऐसे ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये कौन सा है आपका एरिया? ये UAE तो है। और इस UAE के साथ में एक इधर सऊदी अरब लगता है। और यहां पर थोड़ा सा मैं अलग कलर में दिखाऊं तो आपको पता है, ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये क्या है? कतर है, ये जिसकी राजधानी दोहा है। कतर का जिक्र करूंगा मैं थोड़ा सा, आप याद रखेंगे इस मैप को। थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन आएगा ऐसा जिसमें कतर का नाम आएगा। तो यहाँ ईरान, इराक। ठीक है, अब इसी एरिया को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं ताकि थोड़ा आपको समझ में आए। ध्यान रहे, इस UAE को जूम कर रहे हैं तो ये UAE जूम हो गया। ऐसे ही तो मैंने बनाया था, ठीक है ना। यहां पर ऐसे देखो, ये ही बन गया UAE। मैंने क्या कहा? ये UAE कितने अमीरातों से बना हुआ है? 7 अमीरातों से बना हुआ है। यहां पर आपको दिखाई देगा ये UAE, जिसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी यहां पर लोकेशन आपको दिखाई दे रही है अबू धाबी की, है ना। अबू धाबी, ये जो डॉट दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, यही अबू धाबी। दुबई, जहां पर अपना IIMA का कैंपस खुलने जा रहा है, वो कहां पर है? ये रहा दुबई। ये रही दुबई की लोकेशन। इसके अलावा और भी आपको दिखाई दे रही हैं जो अमीरात है वहां के। मैंने अभी एक छोटा सा यहां पर क्या बनाया था? ब्लैक डॉट बनाया था। ये एक देश का नाम है। इस देश को क्या कहते हैं? हम कतर कह देते हैं। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। जब इस पड़ोसी देश में बात करते हैं तो यहां बहरीन भी आपको दिखाई देता है, एक देश। ठीक है, अब ये जो आपको गल्फ दिखाई दे रही है, इसे हम पर्शियन गल्फ भी कह देते हैं और अरेबियन गल्फ भी कह देते हैं। और उधर देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान के रूप में उसे हम जानते हैं। थोड़ा सा इस मैप में देख लीजिए, यहां पर देखेंगे तो ये कौन सी क्या है? इसे कहते हैं गल्फ ऑफ ओमान। ये अरेबिक कंट्रीज हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ, क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ अरब बोल देते हैं, अरब की खाड़ी बोल देते हैं, या पर्शियन गल्फ भी बोल देते हैं। यहां यमन दिखाई दे रहा है। इसके अगर साउथ में देखेंगे तो गल्फ ऑफ अदन दिखाई देगा, अदन की खाड़ी से बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको फील आता चला जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब लंबे समय तक आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आपको सारी बातें कवर होंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको चीजें पता ना लगे, ठीक है ना। तो विद मैप अच्छे से समझा करते हैं हम हर चीज को। UAE की बात हो रही थी, UAE का राष्ट्रीय ध्वज कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। अबू धाबी क्या है? राजधानी है, जिसकी लोकेशन मैंने आपको बता ही दी है। यहां पर क्या चलते हैं? मुद्रा के तौर पर यहां दिरहम चलते हैं। जिस प्रकार हमारे यहां भारतीय रुपया चलता है, ठीक इसी प्रकार वहां पर दिरहम चलते हैं। ये भी क्या है? UN का सदस्य है। 9 दिसंबर 1971 को ये UN का सदस्य बना था। UN जिसका मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? न्यूयॉर्क में बना हुआ है। न्यूयॉर्क वही जगह है जहां पर 14 अप्रैल को क्या किया गया था? न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर डॉक्टर BR अंबेडकर डे मनाने की घोषणा की थी। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो बता देंगे क्या लिखोगे जवाब इसका। हाल ही में रिक्त स्थान देश को इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, जो उसकी वैश्विक सुरक्षा नेतृत्व में उभरती भूमिका को दर्शाता है। रिसेंटली डैश कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी, रिफ्लेक्टिंग इट्स एमर्जिंग रोल इन ग्लोबल सिक्योरिटी लीडरशिप। जल्दी जल्दी से बता देंगे क्या लिखोगे जवाब इसका।
अगर लिखा होगा इसमें आपने यूएई का नाम ही लिख दो, आपको अच्छा हो जाएगा, ठीक है, याद रह जाएगा, ठीक है। जिस यूएई के बारे में हम अभी जिक्र करके हटे हैं, ये यूएई का मैप दिखाई दे रहा है। इस यूएई के दुबई में आईआईएमए का नया कैंपस शुरू होगा। इसी यूएई को क्या मिला है, अब इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। जब हम बात करते हैं यूएई के बारे में तो मैंने बात बता दी है, लोकेशन वाइज भी बता दी है, मैप भी बता दिया है, लेकिन इंटरपोल की बात कर लेते हैं जिसमें इसको अध्यक्ष चुना गया है। इंटरपोल के बारे में लिखा है व्हाट इज इंटरपोल। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो पता लगेगा आपको। इन्होंने लिखा है इमेजिन यू आर द विक्टिम ऑफ ए क्राइम कमिटेड बाय समवन फ्रॉम अनदर कंट्री, हाउ कैन पुलिस कैच द पर्सन। अगर आप क्या हो, एक पीड़ित व्यक्ति हो, अगर आपके साथ कोई अपराध करके चला जाता है कोई दूसरे देश का व्यक्ति, उसको कैसे पकड़ा जाए। यानी ये एक इंटरनेशनल संस्था बनी हुई है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अपराधियों को पकड़ती है, ठीक है। इंटरपोल नाम है इसका। जब इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो बात है ये सितंबर 1923 के आसपास की, जब इसकी स्थापना हुई थी। तारीख मैं लिख देता हूं, 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी, तो ऑस्ट्रिया में हुई थी। ऑस्ट्रिया क्या है, एक देश का नाम है, तो वहां पर क्या है, वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि उस समय इसका नाम ये नहीं था, उस समय इसका नाम फिर क्या था, तो अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक आयोग के रूप में इसकी स्थापना हुई थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। इसका नाम वैसे क्या रखा गया था उस समय, तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग इसका नाम रखा गया था। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसे कहें तो पहले इसे आईसीपीसी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। अब जो नाम है इंटरपोल, इस इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। आईसीपीसी अब इसे हम नहीं बोलते, इसे हम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ कितने सदस्य देश जुड़े हुए हैं, 196 सदस्य देश जुड़े हुए हैं इंटरपोल के साथ। यानी 196 देशों में अगर कोई अपराध करता है व्यक्ति और दूसरे देश में भाग जाता है तो ये इंटरपोल मदद करती है उस अपराध को रोकने में और उस अपराधी को पकड़वाने में, ठीक है। और इन्होंने कहा वी हेल्प पुलिस इन ऑल ऑफ देम टू वर्क टुगेदर टू मेक द वर्ल्ड ए सेफर प्लेस, ठीक है। तो वर्ल्ड को एक सेफ प्लेस बनाया जाए, इसी उद्देश्य से काम करते हैं ये कौन, इंटरपोल वाले। और वैसे अगर देखा जाए इन्होंने 4 ग्लोबल प्रोग्राम्स बता रखे हैं आपके। एक तो है काउंटर टेररिज्म, एक साइबर क्राइम और एक ऑर्गेनाइज एंड इमर्जिंग क्राइम, इसके साथ में फाइनेंशियल क्राइम एंड एंटी करप्शन। ये जो 4 मुख्य ग्लोबल प्रोग्राम हैं इन पर ये काम करते हैं। ये चारों के चारों विश्व पटल पर क्या है, एक बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं अपराध को बढ़ाने में। साइबर क्राइम भी आपको पता है बहुत बड़े पीक लेवल पर पहुंच रखा है और आगे भी आपको पता है इसमें ज्यादा ही बढ़ोतरी होनी है। इसके लिए जरूरी है कि इस पर रोक लगाई जाए। इंटरपोल जैसी संस्थाएं काम भी करती हैं। काउंटर टेररिज्म आपको पता है, आतंकवाद की जो स्थिति है वो बनी रहती है हर क्षेत्र में, हर देश में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, उसको भी रोक लगाने का काम करती है। और ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम, जो ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम होते हैं उनको भी रोकने का काम करती है। जितने भी मैंने आपको देश बताए हैं 196 देश, उन 196 देशों की पुलिस के साथ इनका क्या रहता है, अच्छा टाइप रहता है, उनकी मदद भी करती है ये। फाइनेंशियल क्राइम एंड एंटी करप्शन की बात करते हैं तो एंटी करप्शन तो आपको पता लग ही गया, भ्रष्टाचार बड़े पीक लेवल पर है, हर देश में होता ही है, लेकिन जो बड़े स्तर पर हो जाए तो उसे एक नया पहचान मिल जाती है और उसको पकड़ने में आसानी थोड़ी ज्यादा भी हो जाती है। इस बात करते हैं, ये तो क्या हो गई है, ये तो बात हो गई है इंटरपोल की, है ना, इंटरनेशनल लेवल पर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। इसी के आधार पे भारत में क्या किया है, भारत ने भारत पोल की स्थापना की है। जिस प्रकार ये इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, भारत पोल भारतीय लेवल पर रहेगा, लेकिन इसका टाइप क्या है, इंटरपोल के साथ भी रहेगा। जो भी विश्व के बड़े बड़े देश हैं, अगर वहां कोई अपराध करके चला जाता है तो उस अपराधी को पकड़ने में भारत पोल की अहम भूमिका रहेगी। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो हमारे जो अमित शाह हैं उन्होंने किया था, ठीक है। कब की बात है, इसी साल की बात है, जनवरी 7 तारीख थी उस दिन, ठीक है। 7 जनवरी 2025 को अमित शाह के द्वारा भारत पोल का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। हालांकि जब इंटरपोल की बात कर रहे हो हम, इंटरपोल तो विश्व स्तरीय संगठन है, इसमें भारत कब शामिल हुआ था,
तो यहां पर बात कर लेते हैं भारत कब शामिल हुआ इस इंटरपोल में। 196 देशों के नाम मैंने बताए, भारत इसमें 1949 में शामिल हुआ था। पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आप कहेंगे जी हाँ हो गया है। थोड़ा सा लोकेशन फिर आपको पता लग रही है, यूएई, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी है। और इसी यूएई को इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है आने वाले 2 सालों के लिए, ठीक है, 2 सालों के लिए अध्यक्ष रहेगा ये यूएई इस इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी में, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप कहेंगे जी हाँ इतनी बातें क्लियर हो गई हैं हमें, तो फिर चलो, हाँ जी, बहुत ही अच्छा जवाब रहेगा आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताते चले जाएंगे। हाल ही में भारत और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए ने 17 अप्रैल 2025 को रिक्त स्थान में मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जल्दी से बताएं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ इन्होंने समझौता किया था 17 अप्रैल को। हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट इसे हम बोलेंगे। तो आपने अगर लिखा होगा न्यू दिल्ली तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 का क्या हुआ था, कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था। उस कार्यक्रम में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया, तो जल्दी जल्दी से बताएंगे। स्काई ट्रैक्स एक क्या है, एक वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलूंगा आपको, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पर कौन से एयरपोर्ट बेहतरीन हैं, इस प्रकार को क्या करते हैं, ये घोषित करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं कि ताकि विश्व पटल पर एक पहचान बनी रहे कि हाँ ये सुधार करेंगे थोड़ा। तो स्काई ट्रैक्स अभी क्या हुआ था, मैड्रिड में ये कार्यक्रम हुआ था। मैड्रिड कहां पर है, स्पेन में, ठीक है ना। अब उसमें क्या हुआ है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है वो चांगी एयरपोर्ट माना गया है। चांगी एयरपोर्ट कहां पर है, ये सिंगापुर में है। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को पूरे विश्व में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। हालांकि अगर देखा जाए पूरे विश्व में, अगर मैं टॉप 3 एयरपोर्ट की बात करूं तो टॉप 3 जो एयरपोर्ट है वो कहां से हैं, वो एशिया से ही हैं। एशिया का डंका बज गया है अब की बार इस वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स सेरेमनी 2025 में। थोड़ा सा मैं बात बता देता हूं आपको चांगी एयरपोर्ट की। चांगी एयरपोर्ट बड़ा ही बेहतरीन एयरपोर्ट है। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से आपको ऐसा प्यारा सा एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहां से ये आपको मेट्रो गुजरती हुई दिखाई दे रही है। ये एयरपोर्ट भी है, यहाँ मेट्रो भी चलती है, साथ में ही सारी सुविधाएं अच्छी आपको दिखाई देंगी। इस एयरपोर्ट को टॉप एयरपोर्ट माना गया है पूरे विश्व भर में। लेकिन जैसे बात करें और कौन कौन सी अच्छी व्यवस्था है इस एयरपोर्ट की, तो आप कह देंगे यहां पर ये एक तो वॉशरूम इनके अच्छे हैं, इसके अलावा यहां और भी इन्होंने कई पॉइंट बताए हैं। अलग अलग पॉइंट्स के आधार पे क्या है, इनको ये सर्वश्रेष्ठ अवार्ड का तमगा मिला है। कौन सी बार ये बना है, तो आप कह देंगे ये 13वीं बार टॉप पर आया है। 13वीं बार सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। तो बहुत मेहनत करते होंगे यहाँ के स्टाफ के लोग, यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो सबका सहयोग रहता है, यहाँ की जो सरकारें हैं उनका भी। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था स्काई ट्रैक्स के बारे में। तो स्काई ट्रैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा। अवार्ड्स 2025 का आयोजन इन्होंने किया था। वर्ल्ड एयरपोर्ट कौन से है उनको लेकर, तो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, ये टॉप में जो है वो है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में। कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। अभी जो सेकंड नंबर पे आया है वो कौन सा है, दोहा हमद। मैंने क्या कहा, कहां पर है, ये कतर में है। अभी मैंने लोकेशन बताई थी यूएई के बगल में। मैंने आपको छोटा सा ब्लैक कलर में एक ऐसे ड्रॉ किया था, मैंने कहा था याद रखना एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे लोकेशन पता लगेगी आपको। तो कतर यानी देश में है एक एयरपोर्ट जो कि सेकंड नंबर पे आया है। क्या इस एयरपोर्ट ने, दोहा हमद एयरपोर्ट ने कभी सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है क्या? आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल जीता है। 3 बार ये सर्वश्रेष्ठ रह चुका है। 3 बार सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड जीत चुका है। लेकिन अब की बार की बात करें तो अब की बार तो सेकंड आया है ना। हाँ जी, क्योंकि फर्स्ट कौन सा आया है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट आया है। थर्ड एयरपोर्ट, थर्ड नंबर पे जो आया है, तीसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ वो कहां पर है, उसका नाम है
टोक्यो कनाडा। ये टोक्यो इंटरनेशनल कहां पर है आप कहेंगे ये जापान का एक एयरपोर्ट है जो कि विश्व में तीसरे नंबर पे आया है सर्वश्रेष्ठ की कैटेगरी में। ये तीनों के तीनों ही आपको पता है एशिया में है। तो ये विश्व पटल पे एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी मैड्रिड में। अब यहां पर देख पा रहे होंगे एशिया जो है किस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब अमेरिका की बात करें या कोई यूरोपीय जो कंट्री है उनकी बात करें, वहां पर इतने बेहतरीन एयरपोर्ट नहीं है जिनको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड का तमगा दिया जा सके। यहां पर मैंने आपको ये तो फोटो दिखाई ही दी मैंने सिंगापुर की। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट ऐसा दिखता है। वहीं जब मैं बात बताता हूं आपको, ये दोहा जिसकी बात की मैंने दूसरे नंबर पे आया है, ये तीसरे नंबर पे आया है, उसकी फोटो मैंने थोड़ा दिखा दी है ताकि आपको थोड़ा फील आए। इसके अलावा और भी कई अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं, जैसे वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का स्टाफ कहां पर है, ये सियोल इंचियोन नाम का एक है। सियोल कहां पर है, ये दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल, वहां पर बना हुआ है एक एयरपोर्ट। ठीक है, टोक्यो कनाडा को वर्ल्ड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिला है। टोक्यो कनाडा को एक और अवार्ड मिला है बेस्ट एयरपोर्ट बाय पीएक्स नंबर। इसके अलावा बर्लिन आपको पता है यूरोप में है ना। और वर्ल्ड्स मोस्ट इंप्रूव्ड एयरपोर्ट, यानी पहले से काफी इंप्रूवमेंट किया है इन्होंने। तो बर्लिन ये जो एयरपोर्ट है उसका नाम। वर्ल्ड बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट जो है वो है नागोया। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, वहां पर कोपेनहेगन संग्रहालय बना हुआ है। उस कोपेनहेगन संग्रहालय में स्टडी की थी क्रिश्चियन जोर्गेनसन थॉमसन ने, और इतिहास को 3 भागों में बांटा था, पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल। इंग्लिश में कहें तो स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज। तो वो यहीं पर बना हुआ है वो संग्रहालय। और इस संग्रहालय की बात के अलावा अगर कोपेनहेगन में एक और देखा जाए तो वहां पर एक एयरपोर्ट बना हुआ है जिसे वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट सिक्योरिटी का अवार्ड मिला है। क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट। हिस्ट्री की क्लासेस चलती रहती हैं तो आपको पता लग जाएगा उसमें क्रिश्चियन जोर्गेनसन थॉमसन का नाम। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी भारत का नाम तो आया ही नहीं इसमें। हाँ बिल्कुल, एशिया का नाम आया है विश्व पटल पे 3 जो सर्वश्रेष्ठ मिले हैं, बिल्कुल। लेकिन जब हम बात करते हैं दक्षिणी एशिया की, दक्षिणी एशिया में टॉप पर जो अगर आए तो वो क्या है, वो आएंगे आपके अपने भारत का ही। भारत में टॉप हो या फिर दक्षिणी एशिया में टॉप हो तो किसका नाम आएंगे, आप लिखेंगे आईजी एयरपोर्ट है। ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहां पर बना हुआ है, तो ये तो दिल्ली में है। ये भारत और दक्षिणी एशिया में टॉप का एयरपोर्ट माना गया है। ठीक है, दिल्ली में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कौन सा एयरपोर्ट है, ये आपका दिखाई देगा बेंगलुरु में बना हुआ है। इस एयरपोर्ट को कौन सा अवार्ड मिला है, इसे सर्वश्रेष्ठ रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। इसे हम क्या कहते हैं, बेंगलुरु केम्पे गोड़ा एयरपोर्ट कह देते हैं। तो दक्षिणी भारत की बात करें, भारत में और दक्षिणी एशिया में बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट कौन सा है, तो आप क्या लिख लेंगे नाम इसका, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। आप कहेंगे जी हाँ हमें हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बेंगलुरु में है ये, ठीक है। एक और एयरपोर्ट है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जो भारत में है। कहां पे, हैदराबाद में। तो हैदराबाद, हैदराबाद जो है ना हमारे भारत का, तो वहां पर ये बना हुआ है एयरपोर्ट। किस वजह से फेमस हुआ ये, इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ स्टाफ। यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है, इस वजह से ये दक्षिणी एशिया और भारत का सर्वश्रेष्ठ कौन सा खिताब जीतकर आया है, स्टाफ सेवा की दृष्टि से ये जीतकर आया है खिताब। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आप कहेंगे जी हाँ हो गया है। तो मैंने पूरी कहानी बता दी है, सारी की सारी आपको बातें याद रह जाएंगी। हैदराबाद में आपको पता है हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। इस हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है। उस यूनिवर्सिटी के पास में 400 एकड़ का क्या बना हुआ है, एक जंगल बना हुआ है। उस जंगल को काटा जा रहा था बड़े स्तर पर, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, वो आप देख लेना, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों को शेयर भी करेंगे ताकि उनको भी समझ में आए, बातें सारी बातें हो जाएंगी। हाँ जी, क्या लिखा है, हाल ही में डैश के मुख्यमंत्री ने 16 अप्रैल 2025 को ई सेहत ऐप का
क्या किया है, उद्घाटन किया है, ई सेहत ऐप को लॉन्च किया है। कौन से वो मुख्यमंत्री हैं, जल्दी जल्दी से बता देंगे। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी से बताओ। तो अगर लिखा होगा आपने जम्मू कश्मीर, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो उमर अब्दुल्ला का नाम आप यहां पर लिख देंगे। जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या है, तो आपको पता है ये यूटी की भूमिका में है, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। धारा 370 को जब तोड़ दिया गया, यानी आर्टिकल, अनुच्छेद लिखेंगे, 317 को तोड़ते ही आपको पता है जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी। जम्मू कश्मीर यूटी में 20 जिले आते हैं। वैसे अगर इनके ऑफिशियल मैप को देखेंगे तो उसमें 22 जिले दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है 20 जिले, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पश्चिमी साइड में कुछ एरिया विवादित है जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, शायद उस वजह से इन्होंने 20 लिखा है। वैसे 22 डिस्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं उस मैप में। तो पता लग गया आपको। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं, उन्होंने क्या किया, 16 अप्रैल को ई सेहत ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से क्या होगा, सेहत के बारे में अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उस कार्यक्रम की फोटो आपको दिखाई दे रही है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप कहेंगे जी हाँ, इतनी बातें हमें क्लियर हैं। जब हम यहाँ इस जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं, तो कौन सी पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, तो यही है जम्मू JKNC के रूप में जानी जाती है। 3 विधायक हैं, बीजेपी के पास 1 विधायक है वहां पर, यानी 4 सीटें हैं। ये आपको विधानसभा का एक फोटो दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर विधानसभा। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आप कहेंगे जी हाँ हो गया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, जवाब बताओ। तेलंगाना में 1 करोड़ पौधे लगाने वाले, 1 करोड़ पौधे लगाने वाले प्रख्यात पर्यावरणविद दारीपल्ली रामैया का निधन हो गया है। उन्हें रिक्त वर्ष में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो जल्दी जल्दी से बता देंगे। बहुत ही बेहतरीन पर्यावरणविद हुए हैं दारीपल्ली रामैया, है ना, जिनको किस रूप में जाना जाता है, तो बहुत ही बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं वहां के, ये ट्री मैन के रूप में विख्यात रहे। इनको 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। पद्म श्री हमारे भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो फिर पहले नंबर का कौन सा है, पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण, चौथे नंबर पे आता है पद्म श्री। इनको पद्म श्री कब दिया गया था, तो आपको पता है पद्म श्री इनको 2017 में दिया गया था। 1 करोड़ पौधे लगाए थे तेलंगाना में, और ये वही तेलंगाना है जहां पर बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, है ना, और वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, विकास करना है। अब आपको पता है जब ऐसी महान हस्ती इस धरती पर पैदा हुई, और अब क्या है, ऐसा एक टाइम आया कि वहां पर 400 एकड़ जो जंगल है उसकी कटाई होने लगी, तो इनकी आत्मा भी बहुत दुखती होगी कि मैंने किसके लिए काम किया होगा, और ये इस प्रकार से अपना विकास का नाम देके यहाँ पर जंगल काटते चले जा रहे हैं। हालांकि मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये जो हैं पद्मश्री से सम्मानित, इनको एक उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी इनको, चेट्टू रामैया के नाम से भी जाना जाता है। चेट्टू रामैया किसे कहा जाता था, तो आप कह देंगे, इन्हीं का नाम लिख देंगे। हमारी तरफ से ऐसी महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग बहुत कम आते हैं। 1 करोड़ पौधे लगाए, छोटी बात नहीं होती है। मैंने बहुत सारी वीडियो आपको बना बना कर पेश की हुई है। यहाँ पर देखो, क्यों रहो रहे बेजुबान जानवर, इसी तेलंगाना की बात है। वो 400 एकड़ जंगल में बुलडोजर चला के वहां पर क्या हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जिसके बारे में मैंने पूरी कहानी आपको सुना दी थी, वो देख सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों में आपको पता है वक्फ जो एक संशोधन बिल आया था, उसके बारे में बातें मैंने बताई थी, क्या फायदे हैं, क्या होता है, ये वक्फ शब्द क्या है, पूरी डिटेल बता रखी है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ, दूसरे संस्करण में फिर से हरियाणा ने बाजी मारी, पूरी कहानी मैंने बता रखी है। पहला संस्करण 2023 में हुआ था, दूसरा संस्करण 2025 में। पहले संस्करण में भी हरियाणा टॉप पर रहा, दूसरे में भी टॉप पर रहा, इसके बारे में पता लगेगा। घिबली ट्रेंड जो चल रहा है, इस पर वीडियो बनाई मैंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, उस पर वीडियो बना रखी है।
ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, बस आपको देखनी है, ठीक है। दुनिया भर में ट्रंप के खिलाफ विरोध क्यों हो रहा, चाइना और यूएसए के बीच में एक टैरिफ जंग छिड़ी हुई है, वो उसके ऊपर टैरिफ लगा देते हैं, ये इसके ऊपर टैरिफ लगा देते हैं, कहानी क्या है वो आपको समझनी है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैंने आपको समझाया था। अभी आपको पता है वैसाखी मनाई जा रही थी, ठीक है। वैसाखी कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है, तो आप कहेंगे ये पंजाब का प्रमुख त्योहार है। जब फसलें कटने लग जाती हैं, फसलें पक जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है गेहूं अब आ गई है, पक गई है, अब तो कट चुकी हैं वैसे तो लगभग मोस्टली, पर लगी हुई है कंबाइन आजकल, फिर भी लोग कुछ हाथों से काट रहे हैं। ये त्योहार उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है जब फसलें बिल्कुल तैयार हों, कटने वाली हों, ठीक है ना। तो ये तो कुछ दिन पहले की बात हो गई है, यानी एक हफ्ता बीत चुका है। एक हफ्ते में तो बहुत कुछ बदलाव आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ओलंपिक पदक विजेता रिक्त स्थान को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF के एथलीट्स कमीशन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी आपने क्वेश्चन तो बहुत कम करवाए हैं। क्वेश्चन कम नहीं करवाए हैं, क्वेश्चन मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स में करवाए हैं। उन क्वेश्चंस को रिपीट करने की आवश्यकता तो नहीं है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, कुछ हम कवर नहीं कर पाते हैं, उनको हम वीकली करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन अलग लेकर आता हूं, कुछ क्वेश्चन आपको सेम मिलते हैं ताकि आपकी रिवाइज भी हो जाए। ओलंपिक पदक विजेता कौन है जिनको भारतीय भारोत्तोलन महासंघ में एथलेटिक्स कमीशन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू का नाम आप यहां पर लिख देंगे। मीराबाई चानू के बारे में बात करें तो इन्होंने 2020 में जो टोक्यो के ओलंपिक हुए थे ना, उन टोक्यो के ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया था। और टोक्यो ओलंपिक में मेडल का खाता भी इन्होंने खोला था। 2020 की बात है ये। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो सिल्वर मेडल हैं केवल, फिर भी इनको ये बना दिया गया। आपको ध्यान में रखना है क्या है, ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं। भारोत्तोलन का मतलब क्या होता है? वेट लिफ्टिंग। ये वेट लिफ्टिंग करती हैं, 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग करते हुए इन्होंने ये सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। और सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली भारोत्तोलन में ये एकमात्र महिला हैं। हालांकि इस वेट लिफ्टिंग में इनसे पहले एक महिला और हो चुकी हैं, वैसे ये दूसरी हैं। अगर बात करें तो नाम उनका आता है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला थी जिनको वेट लिफ्टिंग में मेडल मिला ओलंपिक में। और इनको मिला है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे वेट लिफ्टिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं आपको। टोक्यो ओलंपिक की फोटो मैंने आपको ये दिखाई है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आप कहेंगे जी हाँ हमें बातें क्लियर हो गई हैं। तो अब इनको क्या किया गया है? इनको IWLF यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन बोल देते हैं। इसमें ये एथलीट्स कमीशन की अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी, ठीक है ना। पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सिल्वर मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा आपके जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। हालांकि बात हो रही थी ओलंपिक खेलों की, तो ओलंपिक जो है ना, ओलंपिक खेलों में इनका अच्छा प्रदर्शन रहा। सिल्वर मेडल जीतकर इन्होंने नाम कमाया, नाम रोशन किया भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी करोगे। भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी SBI कार्ड, इसने टाटा डिजिटल के साथ साझेदारी करके एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब आपको बताना है कि वो जो सह ब्रांडेड जो है ना, यानी आप इंग्लिश में बोलेंगे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कौन से वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं? ये 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं, इन्होंने बताया है। इनमें क्या नाम लिखेंगे आप जल्दी जल्दी से बता देंगे। तो अगर लिखा होगा आपने इसमें टाटा न्यू इंफिनिटी और टाटा न्यू प्लस, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, SBI कार्ड ऐसे सर्च करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इन्होंने क्या लिखा है? शॉपिंग जस्ट गोट ए रिवार्डिंग बूस्ट। तो ये जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा डार्क आपको ब्लू में दिखाई देगा, इसका नाम क्या है? ये है टाटा न्यू इनफाइनिटी SBI कार्ड। ये थोड़ा सा क्या मिलेगा क्रेडिट कार्ड, इस पे थोड़ी लागत ज्यादा आएगी। एक थोड़ा सा हल्का आपको स्काई ब्लू दिखाई देगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो दिखाई देगा, ये इस कलर में जो है ना, उसका नाम क्या है? टाटा न्यू प्लस SBI क्रेडिट कार्ड। तो मैंने कहा था ना कि 2 वेरिएंट में अवेलेबल हैं, टाटा न्यू इन्फिनिटी और टाटा न्यू प्लस। क्लियर हो गया। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि
एसबीआई कार्ड ने किसके साथ साझेदारी की है और वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो टाटा नाम हो सकता है, इसके अलावा और भी कंपनियों के नाम आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, तो आपको टाटा क्लिक कर देना है। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली पूछा है ताकि आपको पता लग जाए। मैंने मैप भी दिखा दिया है, मैप नहीं, मैंने एक स्क्रीनशॉट दिखा दिया है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का। टाटा न्यू इन्फिनिटी एसबीआई कार्ड आपको ऐसा दिखेगा। इसके अलावा जब देखें टाटा न्यू प्लस एसबीआई कार्ड तो इसका कलर ऐसा दिखेगा। तो यहाँ आपको कुछ बातें मैंने बता दी हैं। आप कहेंगे जी हाँ हमें पता लग गई हैं, पता लग गई हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, आपकी ये क्लास भी हो गई है। तो आज की कौन सी क्लास हुई है आपकी? 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स हमने क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। कुछ बातें हम डेली करंट अफेयर्स में कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपकी होती रही हैं। डेली करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन हम करते हैं उनमें से कुछ ही क्वेश्चन आपको वीकली करंट अफेयर्स में देखने को मिलते हैं, अन्यथा यहां पर सब क्वेश्चन नए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर डेली करंट अफेयर्स कर रहे हो फिर आप वीकली करंट अफेयर्स में आए तो आपको लगे कि नहीं नहीं ये तो हमारा हो गया है टॉपिक। तो आप जब भी आएंगे आपके लिए वेलकम रहेगा, जब भी आएंगे कुछ नया सीखने को मिलेगा। विद मैप, बड़े बड़े मैप में आपके लिए लेकर आता हूं, ठीक है, सर्च करके, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस, जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देन वेलकम, ठीक है, सभी का वेलकम है। और हर संडे को क्लास वैसे तो 5 बजे होती है, तो लेकिन आज क्या है, आज ये प्रीमियर लगा दी जा रही है क्योंकि इंटरनेट का इशू रहा जिस वजह से, ठीक है ना। तो वीकली करंट अफेयर्स की आज ये क्लास समाप्त हुई। आप सभी का धन्यवाद। पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अब तक आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड ना करवाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे पता लग जाता है कि पीडीएफ हमें मिल जाएगी तो क्लास में नहीं आते हैं। जो स्टूडेंट्स पहले क्लास लिया करते थे वो भी स्टूडेंट्स अब नहीं आते हैं, तो इसलिए क्या रहेगा, थोड़ा सा प्लान चेंज भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं आप क्लास को देखिए, आनंद लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।